मैं एनसीसी 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन BHU वाराणसी से मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। तो क्या नहीं करना है आप लोगों को, आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां पे रहने के लिए आप लोगों को टेंट मिलेगा, स्लीपिंग, पूरे ऑल इंडिया से मतलब बेस्ट कैडेट में मेरा वहां पे नाम था। और उस दूसरा आईसेक्स लगाएंगे तो दोनों बॉडी का वेट आपके आईसेक्स पे चला जाएगा। और उसके बाद जब आप अपना बूट जो होता है वो नॉर्मली शूज नहीं होते हैं, उसके ऊपर वो पूरा लगा रहता है। तब हम लोगों की पूरी टीम ने वहां पे तिरंगा लहराया। और फ्रेंडशिप पर्वत उस पे भी हम लोगों ने तिरंगा लहराया है। तो ये सब हो गया, मतलब मेरा। तो आपको इतने पैसों की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी थी, आपके सांसद महोदय अनुप्रिया पटेल भी आपसे मुलाकात कर चुकी है, तो उन्होंने भी वादा किया था आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर आप फतह करिए, पूरा सहयोग देंगे। तो क्या हुआ उनका? आपके सांसद महोदय हैं या फिर जो कि आपके विधायक हैं, तमाम वादे तो किए हैं, अभी भी आपको आशा है उन लोगों से? नमस्कार। और आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त यानी कि आज राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस है। और इसी बीच देखिए हमारे साथ है मिर्जापुर की बेटी काजल पटेल, और ये भी एक पर्वतारोहण है। और आपको बता दें कि सभी जो भी पर्वतारोही होते हैं उनका सपना होता है कि एक बार जो है कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको फतह करें। और ये लद्दाख के 18,000 फीट की ऊंचाई की चोटी को ये फतह कर चुकी हैं। 6 साल का समय व्यतीत हो चुका है और इनका अभी भी सपना है कि ये माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करें। और अभी तक ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाई है, इनके क्या संघर्ष हैं, क्यों नहीं चढ़ पाई, इसके बारे में भी हम लोग इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अपना परिचय सबसे पहले जो दर्शक हैं उनसे अवगत कराएं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम काजल पटेल है। मैं एक पर्वतारोही हूँ और आज पर्वतारोही दिवस है। और मैं मिर्जापुर जिले के हिनौती माफी गांव से हूँ। और मैंने सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से किया था। जी। मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं एनसीसी 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन BHU वाराणसी से मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। तब मेरा सिलेक्शन हुआ था एनसीसी के थ्रू ही एक एक्सपीडिशन के लिए। एक्सपीडिशन मतलब होता है कुछ महीनों की, जैसे हम लोग वहां पर जाकर के तिरंगा लहराते हैं, एक टाइम पीरियड दिया होता है 2 महीने में इतने। तो हम लोगों का था 2-2.5 महीने का। तो हम पूरे ऑल इंडिया से 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उत्तर प्रदेश से मेरा अकेले का हुआ था। और वहां जाने के बाद दिल्ली में भी हम लोगों का, जैसे बच्चे वहां पे इकट्ठे हो गए थे, तो दिल्ली में जाने पे भी हम लोगों को वहां से हम लोगों की ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। और वहां से बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे उनको वापस भी भेज दिया गया था। और हम लोग 18 बच्चे जब सेलेक्ट हुए थे वहां से दिल्ली से, हम लोगों का बहुत ही जो स्केड्यूल था पर डे का, वो स्टार्टिंग होता था हम लोगों के रनिंग से 5-6 किलोमीटर हम लोगों की रनिंग हो जाती थी। 7 किलोमीटर ये दिल्ली में ये हम लोग का दिल्ली में था। 20 से 25 दिन हम लोग दिल्ली में रुके थे। और हम लोगों का लगातार 20 से 25 दिन लगातार यही ट्रेनिंग हो रही थी, ताकि उसमें बच्चों को देखा जाए कि कौन मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, ताकि हमको आगे लेकर जाने के बाद वहां पे हम लोगों को कोई दिक्कत हो। और वहां पे हम लोगों को पर डे मेडिकल टेस्ट भी होता था हम लोगों का वहां पे, जैसे बीपी वगैरह चेक होता था कि एक, जैसे कि नॉर्मल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आप शांत जब बैठे रहते तो आपकी ब्लड प्रेशर कितना आपका जाता है, तो ये सब वगैरह हम लोगों का पर डे चेक होता था। और जो भी किसी को प्रॉब्लम होती थी तो उसको बताया जाता था। और हाँ, जिसकी अगर बीपी ज्यादा है तो उसको नॉर्मल करने के तरीके भी बताए जाते थे, कि जैसे आप पानी ज्यादा पिए रेगुलर वगैरह। तो ऐसे करके हम लोगों का वहां पे स्केड्यूल था। हम लोगों की रनिंग इतना होती थी, इतना नॉर्मली रनिंग होती थी। और योगा 1 घंटे होता था, फिर योगा के बाद हम लोगों का कुछ टाइम रेस्ट के लिए मिलता था, फिर हम लोगों की क्लासेस चलती थी। क्लास करने के बाद हम लोगों का क्लासेज में क्या बताए जाते रहे? क्लास में ये बताया जाता था कि जैसे आप उतनी हाइट पर जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या नहीं करना है। आप लोगों को, आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोगों को वहां पे रहने के लिए आप लोगों को टेंट मिलेगा, स्लीपिंग बैग मिलेंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपके साथ में, क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, और टेंट कैसे लगाया जाता है हम लोगों को ये सिखाया गया था। और अपने कपड़े, अपने चीजों को कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आप जब नीचे रहेंगे, आपको नॉर्मली आपका कपड़ा भीग गया तो आपको कहेंगे अरे कोई बात नहीं, भीग गया, दूसरा बदल लेंगे। हाँ, दूसरा बदल लेंगे, क्योंकि आप उतनी हाइट पर जा रहे हैं तो आपको लिमिटेड चीजें लेकर जानी है। आप कोई भी एक चीज, जैसे कि आप अगर मोबाइल लेकर साथ में चल रहे हैं तो उसका भी वहां पे वेट पता चलता है। जैसे आप 1 बोतल पानी साथ में लेकर के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा अरे 1 बोतल तो मैं नॉर्मली पी जाऊंगा। अगर आपने 1 बोतल एक्स्ट्रा रख ली है पानी, तो वो जब आप चढ़ाई करते रहेंगे ना, तो वो उस जो
1 लीटर पानी है ना, उसका भी वहां पे वेट पता चलता है जब आप चढ़ाई करते जी हैं जी तो। जी। अगर आप साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें रख लिए तो उसका आपको मतलब आप अगर उतनी प्रिपेयर हैं आप, तो आपको उतनी चीजें मतलब तभी आप लेकर जा सकते हैं। जी। जैसे कि मेरा था कि मतलब मैं उसमें बेस्ट थी, मुझे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट में पूरे जो ऑल इंडिया से बच्चे सेलेक्ट होते हैं 18 लोगों का उस समय सिलेक्शन हुआ था। मतलब उसमें टीचर भी आते हैं, जो टीचर अपने फील्ड में अच्छा किए रहते हैं और जो बच्चे अपने फील्ड में अच्छा किए रहते जी हैं। जी। तो पूरे ऑल इंडिया से बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ऑल इंडिया से 18 जो कैडेट हैं, मतलब उसमें टीचर को इंक्लूड करके बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी मुझे मिली थी। जी जी रक्षा जी। सचिव मंत्रालय का एक बैच मिला था और उसमें इनाम में कुछ 10,000 रुपए भी मिले थे। अच्छा अच्छा। तो मतलब पूरे ऑल इंडिया से मतलब बेस्ट कैडेट में मेरा वहां पे नाम था। हम्म। और उस ये तो रहा जो है कि आपके पढ़ाई का शेड्यूल, यानी कि सुबह दौड़ना है, फिर योगा करना है, फिर उसके बाद ये पढ़ाई होता है, फिर उसके बाद क्या होते हैं और बाकी दिन? उसके बाद हम लोगों को जैसे बच्चों को खेलने पे वहां पे फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ताकि मतलब कोई बच्चा जैसे मतलब उसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना, जैसे कुछ होते मेंटली हैं कि प्रेशर हाँ ना रहे आपको हम जो लोग है। जा रहे हैं उतनी दूर, हम्म पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो हम्म। मतलब ऐसा होता था कि दोपहर में हम लोग बैठे हैं खाना वाना खा करके, तो हम लोगों से गाना अपना गवाना स्टार्ट कर दिए, तो ताकि बच्चों का वो जो प्रेशर है वो रिलीज होता रहे। एक मस्ती के साथ हम लोग किसी जब जर्नी को कवर करने जा रहे हैं, तो एक हम लोगों में वो उत्साह होना चाहिए। वो अगर उत्साह आप में ज्यादा रहेगा तो चीजें नॉर्मल अपने आप होती जाती हैं। जी। उसके बाद जब हम लोगों का दिल्ली से 18 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग मनाली गए। मनाली में एक सोलंग वैली जगह है, वहां पे हम लोग कम से कम 1-1.5 महीने वहां पे रुके होंगे। और उसके बाद वहां से हम लोगों का वहां भी सेम स्केड्यूल था। वहां पे क्या होता था, सुबह हम लोग 8 से 10 किलोमीटर रनिंग करते थे, योगा करते थे, वहां से वापस आते थे, अपना वो नाश्ता करते थे और अपना लंच बॉक्स साथ में लेते थे। उस जी दिन नाश्ते के समय हम लोग को लंच बॉक्स में मिल जाता था। जी। और पूरे दिन ट्रैकिंग चलती रहती थी, मतलब पूरे पहाड़ों दिन। पर हाँ, चढ़ना। पहाड़ों पे चढ़ना, जैसे 15,000 फीट, 16,000 फीट, 17,000 फीट आप लोगों को मतलब पर डे उतना एक्सरसाइज करवाते रहते थे। जैसे हम लोग सुबह अगर 10 बजे निकल रहे हैं, तो हम लोग शाम को 5 बजे आते थे। अगर 8 बजे निकल रहे हैं तो सुबह, हाँ, शाम को हम लोग 3:30 से 4-5 बज जाता था। जितनी जितनी दूर की ट्रैकिंग रहती थी उतना जल्दी हम लोगों को सुबह निकलना जी। होता था। मतलब ये लद्दाख में जो कि आपकी 18,000 फीट की ऊंचाई जो हाँ आपने चोटी फतह की, जी वहां पर आपने तिरंगा भी फहराया, जी तो उसके पहले का ये सब शेड्यूल जी है, यानी कि मतलब उसको प्रिपेयर आप लोग को किया जा रहा था कि 18,000 फीट पर आपको चढ़ना है, तो जी 15, 16, 14 वाले इस प्रकार के जो हाइट के पहाड़ हैं, जी वहां बिल्कुल। पर आप लोगों ने पढ़ करके जो चढ़ करके पहले से ही आपने इस सब जी चीजों को प्रिपेयर किया है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग जब कैंप 1 के लिए निकलते हैं, तो कैंप 1 से हम लोग 2-3 दिन में क्या होता है कि जैसे आप उतनी हाइट पे आप ज्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पर डे अपना सामान वहां पे छोटी छोटी चीजें, जैसे अपना स्लीपिंग बैग हुआ, अपना आइसैक्स हुआ, अपने शूज हुए, अपने क्रैम्पॉन हुए, तो हम लोग वहां पे अपना लेकर जाते हैं, ऊपर रखते हैं। और उसके बाद टेंट कैसे लगाना है वो सब लगाते हैं। और वहां पे जब हम लोग कैंप 1 में जाते हैं, तो वहां पे ऐसे एरिया में हम लोगों का कैंप रखा जाता है जहाँ पे थोड़ी स्नो हो, ताकि बच्चे वहां पे प्रैक्टिस कर सके स्नो पे चलने की। जी क्योंकि जी। हम लोगों का सिलेक्शन ऐसे ही हुआ था, नॉर्मली नहीं कोई ट्रेनिंग हुई थी। हम्म। तो उसके सभी बच्चे ऐसे एरिया से आते हैं, कोई स्नो वाले क्षेत्र से नहीं था उसमें, हम्म। ताकि बच्चों को पता रहे कि वो कैसे चलना है, क्या करते हैं स्नो पे जब जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम लोग की कुछ पर डे ट्रेनिंग होती थी, और कुछ जो बेसिक चीजें हैं कि कैसे हम लोग को अपना क्रैम्पॉन लगाना है और कैसे हम लोग की चढ़ाई। यानी कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट की आप बात हाँ, कर रहे हैं, देखिए इंस्ट्रूमेंट। पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट भी जरूरत पड़ती है, तो उन इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में बड़ा जानकारी आवश्यक होता है। जी तो बिल्कुल। थोड़ा सा जो इंस्ट्रूमेंट है उनको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बताएं जो दर्शक हैं उनको। इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोगों के हाथ में होता है उसे आइस एक्स बोलते हैं। उसको क्या होता है, उसको दीवार पे जब आप दीवार जैसे आप बर्फ पे मारते हैं, तो वो बर्फ पे जिस पॉइंट पे आप मारते हैं उसको ऐसे 45 डिग्री पे, तो वो उसी में जाकर के धंस जाता है। एक लगाएंगे और वो आपके पूरे बॉडी का वेट वहां पे, आधे बॉडी का वेट वहां पे आ जाएगा। और जब दूसरा आइस एक्स लगाएंगे तो दोनों बॉडी का वेट आपके आइस एक्स पे चला जाएगा। और उसके बाद जब आप अपना बूट लगाएंगे, नीचे उसमें क्रैम्पॉन लगा होता है, बूट लगाएंगे, जब आप आइस एक्स मारेंगे, तो जब आप ये
राइट हैंड का आइस मार रहे हैं तो आपको आइस में, तो आपको राइट हैंड का पैर भी आइस में लगाना है उसी समय, ताकि आपके एक बॉडी का वेट आ जाए। उसके बाद जब दूसरा आप आइस एक्स उससे ऊपर लगाएंगे तो आपके दूसरा पैर जो होगा वो पहले पैर से थोड़ा ऊपर लगेगा, ताकि आपको उस पे मतलब आगे चढ़ने के लिए थोड़ा मतलब सहायता मिल सके, जिसकी सहायता से आप चढ़ेंगे। वो आइस एक्स और क्रैम्पॉन जो कि मेन है वहां पे, और अपना हेलमेट जिसको हेडगियर बोलते हैं। हेडगियर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमेशा रॉक फॉल, स्नो जो है उसकी भी स्नोफॉल, ये सब होती रहती है। तो जब रॉक फॉल या फिर कोई ग्लेशियर टूट के ऊपर गिरता है, ताकि वो आप अगर अचानक से लगा सर पे तो आप तो तुरंत नीचे चले जाएंगे। ताकि आप, हेडगियर इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपना सर वर बचा सकें। और उसके बाद जब हम लोगों का ये ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो वहां पे जो होता है मेन होता है आइसेक्स। आइसेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो आपको आगे बढ़ने में, और मतलब ऐसा देखा जाए तो माउंटेनियरिंग के एक एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी महत्वता होती है वहां पे। जैसे कि आइसेक्स हो गया, ये आपको चढ़ने में मदद करता है। बूट हो गया, और बूट जो होता है वो नॉर्मली शूज नहीं होते हैं, उसके ऊपर वो पूरा लगा रहता है ताकि उसमें आप पानी न जाए, क्योंकि आप बर्फ में चल रहे हैं। तो आपका शूज ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बर्फ में जा रहे हैं तो वो गीला ना हो। अगर गीला होगा तो आपके पैर में ठंड हो जाएगी। ठंड हो जाएगी तो आपका पैर पूरा लाल हो जाएगा, उससे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब, फ्रॉस्ट बाइट इतना खतरनाक है, अगर वो ज्यादा हो गया तो आपका पैर भी काटना हो सकता है। या फिर जहां पे भी हुआ, हाथ में हुआ तो हैंड ग्लव्स जरूरी है हम लोगों के लिए। और हर जगह मतलब आपको अपना बॉडी कवर करके रखना है। और क्या होता है वहां पे, जो सन ग्लासेस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब बर्फ वहां पे पड़ती है तो जब सूर्य की रोशनी आती है, तो सूर्य की रोशनी जब हम लोग जब उस पे बर्फ पे पड़ती है तो उस बर्फ को ना नग्न आंखों से देखना बहुत घातक होता है अपने आंखों के लिए। उससे क्या होता है कि आपकी रोशनी जाने का खतरा रहता है। जैसे कि अगर आपने देखिए, आपका मतलब आप अगर ग्लासेस नहीं यूज कर रहे तो आपकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। इस बेस कैंप पे हम लोगों ने इतनी चीजें सीख ली थी कि हम लोग अगर ऊपर जाएं तो हम लोगों की मतलब कोई दिक्कत ना हो जी। तो हम लोग अपना 2-3 दिन में हम लोग खुद अपना सामान ढोते थे, जैसे साथ में खाने की हो गया, और हम खाने का और अपना सोने का, रहने का, टेंट वगैरह हम लोग साथ में लेकर के चलते थे, ताकि हम लोग जब जाएं तो हम लोग को आसानी हो और ज्यादा पीठ पे भार भी ना पड़े। क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं तो मतलब हर एक चीज का पता चलता है। जैसे अब नॉर्मली हम लोग जब नीचे चलते थे तो हम लोगों के बैग में ज्यादा से ज्यादा 45-50 kg पूरा वेट रहता था। लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका वेट कम रहे। अगर आपका वेट कम रहेगा तो आप चढ़ पाएंगे, नहीं वेट कम रहेगा तो आपको दिक्कत होगी चढ़ने में। चोटी आपने चढ़ाई स्टार्ट की तो कितने दिन में ये कंप्लीट हुआ, और जो है कि कब से आपने चढ़ना स्टार्ट किया था, इन सब बारे में जो है कि अवगत कराएं जो दर्शक हैं। हम लोग ऐसे तो हम लोगों का ट्रिप 2 से 2.5 महीने का था। 9 जुलाई से हम यहाँ से दिल्ली गए थे, और मुझे लग रहा है कि 17 या 15 जुलाई को हम दिल्ली से यहाँ बनारस में आए थे। और उतने में हम लोगों का पूरा था, और मतलब 2 महीने का, ऐसा देख लीजिए 2 महीने का। और वहां पे जब हम लोगों की चढ़ाई हो रही थी तो जब हम लोग कैंप 2 पे जाते हैं तो कैंप 2 पे पूरा ही स्नो ही रहता है। वहां पे मतलब जमीन भी पूरी बर्फ से बनी हुई जमीन है, मतलब पूरा समझ लीजिए कि वो पूरा बर्फ ही, हर जगह बर्फ ही रहता है। आपको कुछ भी करना है, जैसे कि हम लोग बर्फ पे, हम लोग का टेंट भी लगा था। हम लोग का जो टेंट था वो पूरा बर्फ पे लगा था। बस हम लोग क्या करते थे, टेंट लगा है, टेंट के अंदर एक मैट्रेस होता है, जो योगा मैट्रेस हो आपने देखा होगा, वही मैट्रेस हम लोग साथ लेकर चलते हैं सोने के लिए। और एक स्लीपिंग बैग होता है, ताकि आप मैट्रेस के ऊपर अपना स्लीपिंग बैग लगा करके सो सकते हैं। और वहां पे आपको ज्यादा खाने में, जैसे कि हम लोगों को मैगी, दाल चावल, मतलब रोटी की उम्मीद बहुत कम रहती है, ताकि वहां पे जल्दी खाना बनाने में बहुत समस्या होती है। आपके पास जैसे वहां पे पानी तो है नहीं, आपको क्या करना है कि आपको बर्फ निकालना है, उसको पिघलाना है, उसको पीना, उसी जो पिघला हुआ बर्फ है उसी को पीना भी है, उसी से खाना भी बनाना है। तो आप ऐसे, तो हम लोगों का क्या था कि पूरे दिन एक पूरा टब था, उसमें मतलब पानी गर्म होता रहता था। मतलब बर्फ की बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या ना होता है कि जैसे अब पानी पीना तो सबके लिए जरूरी है, चाहे आप नीचे रहें चाहे आप बर्फ पे रहें। हाँ, जब आप वहां पे रहते तो थोड़ी पानी
कम प्यास लगती है, लेकिन पानी पीना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपका वहां पे सर दर्द करने लगता है। वैसे भी डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा अगर पानी कम पियेंगे तो इस वजह से लगातार हम लोगों को यही खाना मिलता था। और वहां जब हम लोग गए तो उसकी हाइट थी शायद 17,500 फीट, जो हम लोगों का कैंप 2 था, जहाँ पे हम लोग रुके थे। 5 से 6 दिन हम लोगों का, जब हम 3 से 4 दिन तो हम लोगों का वहां पे जब गए तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जिस दिन हम लोग वहां पे गए बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और स्नोफॉल होने लगा। जब बारिश और स्नोफॉल दोनों साथ में होने लगा तो जब ज्यादा बारिश होने लगी तो यहाँ पे हम लोग कुछ, जैसे अपने घर पे कोई चीज रहती है तो वो भीग जाती है, उसी तरीके से आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास टेंट है अपना, और टेंट में हम लोगों का सिर्फ वही सामान है जो जरूरी था, हम लोग लेकर के गए थे, और वो सारे सामान हम लोगों के भीग गए। 3 से 4 दिन हम लोगों को, एक दिन तो इतनी बारिश हुई कि पूरी रात हम लोग जाग रहे थे, और कोई अपना सारे 20 बच्चे 18 बच्चे सारे एक ही टेंट में बैठे हैं, रात को गाना गा रहे हैं, कोई ये कर रहा है, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि बार बार वो टेंट टपक रहा था, बार बार टेंट टपक रहा था, तो नींद कहाँ से आएगी जब पूरा स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ भीग गया हो। तो अपना ऐसे ही हम लोग अपना पूरी रात उस दिन हम लोग बैठ करके बातें करते हुए ये कहीं वो मतलब चीजें अपना डिस्कस करते गए, ताकि एक हम लोग के ऊपर प्रेशर भी ना हो कि हम लोग यहाँ पे आ गए, क्या पता कहीं फंस न जाए ऐसा हो। और देख रहे हैं कि पहाड़ भी, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो भी टूट टूट के गिरते जा रहे हैं। तो ऐसा चलता रहा। फिर उसके बाद 4 से 5 दिन हम लोग का जब मौसम साफ हुआ तो चीजों को सुखाया गया, और उसके बाद जो 2 जुलाई है, हम लोग 1 जुलाई को रात में निकले थे 12 बजे, रात में 12 बजे निकले थे, और पूरी रात चलते रहे हम लोग, मतलब चढ़ाई करते रहे। चढ़ाई करते रहे। वहां पे अपने तिरंगा लहराना था जहाँ पे लद्दाख की चोटी पर, वहां पे चढ़ाई करते रहे। पूरी रात चढ़ाई करने के बाद जब हम लोग वहां पे सुबह पहुंचे 7:30, आई थिंक 6:30-7 बज रहा था, तब हम लोगों की पूरी टीम ने वहां पे तिरंगा लहराया। और इनके लद्दाख 18,000 फीट की ऊंचाई पर इन्होंने तिरंगा फहराया था, और लगभग 6 सालों का यहाँ पर समय व्यतीत हो चुका है। और ये जो है इनकी रही लद्दाख की चोटी की कहानी। और हम आपसे जानना चाहेंगे अब आगामी भविष्य में आपके अभी और क्या प्लान है? अभी 6 साल का समय व्यतीत हो चुका है, और आपके अभी अब क्या एम है पर्वतारोही को लेकर के? देखिए, एक पर्वतारोही का मुख्य एम, जो मुख्य लक्ष्य होता है वो तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ऐसे जो विश्व की सभी चोटियां उन सभी पर भारत का तिरंगा फहराना, कि हाँ इतने भारतीयों ने यहाँ पे क्लाइम किया है, एक अपना लेवल होता है, एक रिकॉर्ड होता है कि हाँ सबसे अधिक भारतीयों ने इस जगह पे, 7 सिस्टर बोला जाता है, जो बड़ी चोटियां हैं, उसमें एवरेस्ट भी काउंट होता है। तो एक होता है कि मतलब वहां पे इतने भारतीयों ने, अपना एक अलग पहचान होती है कि हाँ एक इंडिया से आए हैं। अच्छा, इंडिया का नाम सुनकर ही लोगों में थोड़ा गर्व फील होता है। तो वो है कि मतलब मेन एम तो यही है एक पर्वतारोही के लिए कि वो एवरेस्ट जाए ही जाए जी। अगर वो एवरेस्ट नहीं जाता है तो वो खुद को जैसे असफल मानता है। मैं खुद, अगर मैंने एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया तो मैं खुद को असफल मान रही हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कि जैसे मान लीजिए लद्दाख चोटी फतह कर दी, लेकिन जो है कि मुख्यतः जो है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट अगर आप नहीं चोटी फतह कर पाती हैं तो आपका जो सपना है वो अधूरा ही रहेगा। जी बिल्कुल, सपना अधूरा ही रहेगा। तो देखिए, आपको बता दें कि बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी है, उनसे भी इनकी मुलाकात हो चुकी है, तो उन्होंने कुछ गाइड किया आपको? जी, उनसे तो नॉर्मली बात हुई कि हाँ जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं उसमें, कैसे चढ़ाई कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोर्स किया है। तो मैंने बोला जैसे मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स अरुणाचल प्रदेश से किया है, जिसको निमास बोलते हैं। वहां पे मैंने बेसिक कोर्स किया है। वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारी अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों को ट्रैकिंग के थ्रू क्लाइम किया है। और वहां पे जो गौरीचंद्र पर्वत है उस पे हम लोगों ने तिरंगा लहराया था। अच्छा। और उसके बाद एडवांस कोर्स मैंने अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसको अभिमास बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मनाली में स्थित है, वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली है एडवांस कोर्स की। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो वहां पे भी हम लोगों ने बहुत सारी पर्वतों को क्लाइम किया। और एक जो पर्वत था मेन, उसका नाम था फ्रेंडशिप पर्वत, उस पे भी हम लोगों ने तिरंगा लहराया है। तो ये सब हो गया, मतलब मेरा कोर्स, मेरा एक्सपीडिशन और मेरी ट्रैकिंग, वो काफी सब कुछ है, मतलब किया है। लेकिन अभी तक जो मेन है
वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, है। जो कि मेरा अभी तक अधूरा ही है। तो देखिए एवरेस्ट पर मतलब कोई भी पर्वत पर चढ़ने के लिए आपको देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि अलग अलग कोर्स करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल आप जाइए चढ़ जाइए, ऐसे नहीं। आपके सब पूरा तमाम जो फिजिकल टेस्ट है वो होने के बाद ही आपको पर्वत पर चढ़ने का जो अनुमति है वो दिया जाता है। तो अभी तक आप जो है कि माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर फतह नहीं कर पाई हैं, ऐसा क्यों, क्या रीजन है? देखिए ऐसा रीजन ये है कि वहां पे जाने के लिए आपको जैसे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। मतलब 25 लाख रुपए एक नॉर्मली वहां पे अगर कोई वॉलंटियर है वहां पे, वो अगर उसको क्लाइम करना है माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे वो जाकर के 25 लाख रुपए पेमेंट करे। और वो 25 लाख रुपए पेमेंट करेगा तो वहां पे जो अलग अलग ट्रेनिंग होती है, जैसे जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था उसका नाम था एशियन ट्रेनिंग जी। तो उन्होंने पूरा मेरे लिए लेटर भेज दिया था, और डियर काजल पटेल, आपको ये ऐसे ऐसे इतना टाइम के लिए आप रेडी रहिएगा, तो आपको इतने पैसों की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी थी वो 25 लाख रुपयों की थी जी। 25 लाख रुपयों की लिस्ट थी। और उसमें से क्या होता है कि आपको सबसे पहले 10 लाख रुपए तो नेपाल गवर्नमेंट को ही पेमेंट करना होता है। आप उससे परमिशन ले रहे हैं पैसा दे करके कि मुझे इस पर्वत पे चढ़ना है, मुझे पैसा मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। तो और उसके बाद जो बाकी के खर्च है वहां जो माउंटेनियरिंग का एक, अगर आप स्लीपिंग बैग भी लेना चाहें तो आप अगर अच्छा स्लीपिंग बैग लेते हैं तो वो नॉर्मली 25 से 30 हजार तक चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको उतनी ऊंचाई पे चढ़ना है तो हर कुछ अच्छी क्वालिटी का रहे तभी, नहीं तो बीच में अगर जो है कि कोई भी चीज में दिक्कत आ जाती है तो खतरे की घंटी तो रहेगी रहेगी। जी बिल्कुल। तो जो है कि अभी तक जो है कि तमाम प्रतिनिधि आप मिर्जापुर जिले से हैं, आपकी सांसद महोदया अनुप्रिया पटेल भी आपसे मुलाकात कर चुकी हैं, तो उन्होंने भी वादा किया था आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर आप फतह करिए, पूरा सहयोग देंगे, तो क्या हुआ उनका? उनका सहयोग तो सिर्फ मुझे बेसिक कोर्स जो मैंने अरुणाचल प्रदेश से किया था जी, सिर्फ उसके बाद उन्होंने सिर्फ वही सहयोग किया था। उसके बाद उनकी कोई उसके बाद से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं। जब इन्होंने लद्दाख की चोटी फतह की थी तो इनके यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि यानी कि मिर्जापुर के प्रतिनिधि सांसद यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी पहुंची थी। उसके बाद जो यहाँ के मड़िहान विधानसभा से ये लोग बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर रमाशंकर सिंह पटेल यहाँ के विधायक थे, अभी भी हैं, और वो भी खूब आकर के ये लोग जो कि फोटोबाजी होती है, मिठाई खिलाया जाता है और फूलों की माला जो है पहना करके मिठाई खिला करके अपने फोटो जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से छपवाया जाता है। लेकिन उसके बाद तमाम वादे भी उस समय किए जाते हैं कि आपको जो है कि पूरा सहयोग दिया जाएगा, आप जहां तक जाएंगी, जिस चोटी को फतह करना चाहेंगी वहां तक पूरा सहयोग हमारा रहेगा, आप बस जो कि जो आपके पर्वतारोही का जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए। तो इसी बीच जो है कि आपके यहाँ पर विधायक भी आए थे तो उन्होंने भी वादा किया था, उनके वादों का क्या हुआ? जी बिल्कुल, वादे तो सभी लोग करते ही हैं, और जैसा कि वादा है तो वादा टूट तो जाता ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और बल्कि मैंने जो अपने पूर्व जिलाधिकारी थे अनुराग पटेल जी, तो उनसे मैंने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी भिजवाया था, लेकिन वहां से भी कोई जवाब न मिलने के कारण उसमें भी मुझे असफलता मिली। तो वादे तो सभी लोग मतलब समझिए कि सपने हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से ये अपने जो माउंट एवरेस्ट फतह करने का जो सपना है वो अभी पूरा नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो अगर कहीं अगर ये माउंट एवरेस्ट फतह कर जाती हैं स्वयं के पैसों से या फिर लोन लेकर के, जहां से भी ये पैसे अगर इकट्ठा करके अपने जो चोटी फतह करने का काम, अगर माउंट एवरेस्ट ये चढ़ करके आ जाती हैं फतह करके चोटी को, तो यही प्रतिनिधि आएंगे अगले दिन तुरंत तमाम गाड़ियों से यहाँ पर पहुंचेंगे और फोटोबाजी खूब होगी और फिर से फूलों की माला और जो मिठाई का क्रम है वो टूटेगा नहीं। और तब उस समय इनको अपने वादों का ख्याल नहीं रहेगा कि हम वादा किए थे और वादा पर जो है कि जो खरे नहीं उतर पाए हैं। और क्या आशा लगाए बैठी हैं योगी आदित्यनाथ से, या फिर आपकी सांसद महोदया हैं, या फिर जो कि आपके विधायक हैं, तमाम वादे तो किए हैं, अभी भी आपको आशा है उन लोगों से? सर मैं एक बात बोल सकती हूँ कि अभी आज के जनरेशन में बच्चों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है जी। अगर आप एक गांव के बच्चों को प्रमोट करते हैं तो उसको देख करके बहुत सारे बच्चे प्रेरित होते हैं। जी। जैसे हम लोगों के गांव में है कि मतलब एक बच्चा अगर किसी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो आप देखेंगे कि अपने आप अगल बगल गांव के बच्चे उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो हो सकता है
कि मुझे देख करके बहुत सारे लोग प्रेरित हों, और इससे क्या होगा कि इससे बच्चों में एक उत्साह बढ़ेगा, इससे उनको अन्य फील्ड में भी जाने का मौका मिलेगा। जैसे माउंटेनियरिंग ही नहीं, अगर कुछ अच्छा जब आप अचीव करते हैं तो आपको देख करके बहुत सारे लोग जाते हैं, आप हर फील्ड में जाते हैं, तो अगर आपको देख करके बहुत सारे लोग उतनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो एक वो जो रहेगा अपने अंदर कि हाँ मतलब मुझे देख करके थोड़ा अगर लोगों को हिम्मत प्रेरणा मिल रही है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, तो उससे बढ़कर कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मिर्जापुर की सांसद जी से, माननीय आप मुझे मदद करिए, सहयोग करिए, ताकि मैं अपना ही नहीं अपने देश का नाम रोशन कर सकूं माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा करके। तो देखिए ये मिर्जापुर जिले की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी प्रथम जो कि पर्वतारोही हैं जिन्होंने कि लद्दाख में चोटी फतह किया था, और अभी भी जो है कि कयास लगा रही हैं कि जो इनके जो माउंट एवरेस्ट जो फतह करने का सपना है वो पूरा हो, और इसमें अभी भी निराशा ही इनको हाथ लगी है। और उस समय तो आपको खूब मतलब उमंग रहा होगा कि जब आपने जब लद्दाख की चोटी फतह किया था तो आपने सोचा होगा कि बहुत जल्द ही माउंट एवरेस्ट को भी फतह करेंगे। जी बिल्कुल। तो केवल जो है कि आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल। तो मतलब पैसे की किल्लत की वजह से ऐसा सपना इनका पूरा नहीं हो पाया, यानी कि मतलब इनके ऊपर जो उनका उमंग जोश उसमें बरकरार अभी भी है। अगर अभी भी इनके पास वैसी व्यवस्थाएं हो पाती हैं तो ये माउंट एवरेस्ट चोटी जो फतह जो है जरूर करेंगी। आज है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, और आज जो है काजल पटेल से यहाँ पर मौका मिला बात करने का, और इनके जो यहाँ पर लद्दाख चोटी फतह करने का जो इनका जो शेड्यूल था उससे पर भी हम लोगों ने चर्चा किया, और कैसे एक जीवन होता है पर्वतारोही का, और उस समय किस कठिनाइयों से ये लोग पहुंचते हैं ऊपर। क्योंकि इस समय इनका जैसे जहाँ पर ये है, इनका जो घर है नॉर्मल जो है कि जमीनी स्तर, इसमें मिट्टी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहां पर जो जिस प्रकार स्नोफॉल होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, उस प्रकार के जीवन, वहां पर क्या खाना पीना होता है, क्या पहनना है, इन सभी बातों पर जो एक पर्वतारोही है केवल वही संघर्ष उनके आप देख सकते हैं। लेकिन बाद में जब वो चोटी फतह करके यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद लोग उनके संघर्ष को इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार आज काजल पटेल को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए, जो अगर कोई पर्वतारोही है, अगर चढ़ना चाहते हैं पहाड़ों पर, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा यही संदेश रहेगा कि आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर थोड़ा रिस्क है लेकिन मजा बहुत है, तो आप एक जो मेंटल प्रेशर होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे उतना करना है, तो वो उसको मेंटल आपका जो प्रेशर है उसको कम करिए। आप एक उत्साह के साथ जाइए कि अरे यार मैं सिर्फ यहाँ एक मजे के लिए आया हूँ और उस मजे में मुझे बहुत अच्छा करना है। बहुत आराम से आप अपने चीजों को, आप अपने फिजिकल जो फिजिकल कंडीशन है उसको अच्छा बनाइए। आपको मेंटल प्रेशर की आवश्यकता, मतलब मेंटल प्रेशर आप पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप पे मेंटली प्रेशर आप में होगा तो आपका ब्लड प्रेशर वो जो इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसा जब अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप बहुत बहुत हल्के में, बहुत अच्छे एक खेल के रूप में इसको बहुत ही आराम से ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रेशर ना हो और आप बहुत चिलफुल तरीके से आप उसको क्लाइम कर पाएं। आशा पटेल जी, आगामी भविष्य में आप माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो फतह करें, ये भी हमारी भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और यह वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और भी जो चुनिंदा लोग हैं मिर्जापुर से रिलेटेड, या फिर अगर उत्तर प्रदेश या फिर भारत के कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो कि एक आइडियल हैं, इनको जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा खबर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।